हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग। और आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट 1 या 2 मिनट मैं आपसे कुछ और भी बात करना चाहता हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है टेस्ट में या एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए। कि हम जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इनका क्या पर्पज़ है और किस सीक्वेंस में आपको वीडियोस देखनी चाहिए जिससे आपके मार्क्स, अगर आप नीट एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो 140 के आसपास जो आप मार्क्स हैं वो आसानी से ले सकते हैं एक बैलेंस्ड पेपर में। और मैं ये कह सकता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ के लिए मार्क्स चाहिए वो आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं। क्या पैटर्न है, किस पैटर्न से आपको करनी चाहिए? सबसे पहले आपको चैप्टर को क्विक रिवाइज करना चाहिए, उसकी हम वीडियोस डाल रहे हैं बेटा। फिर आपको एटलीस्ट नीट पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए। पहले खुद से सॉल्व करिए, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई समझ में नहीं आ रहा, डाउट है तो आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। उसकी वीडियो हमने डाल रखी है, ऑलमोस्ट प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गई है। देन आप जेई पीवाईक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे नहीं कर सकते तो ये हमने 54 पेपर्स ये किस में आए हैं बेटा? 2025, 2024, 2023। इसमें टोटल जेई मेन के 54 पेपर्स हुए हैं, उनके हमने पीवाईक्यू एक्सट्रैक्ट किए हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। आप उसको कर सकते हैं और फिर जो क्वेश्चन आपका अटके या ना समझ में आए उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अगर आप ये तीनों चीजें करेंगे तो आप कंफर्म, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके मार्क्स ना है, कंफर्म आप अच्छा स्कोर नीट में एंड जेई मेन, जो बच्चे जेई मेन दे रहे हैं अप्रैल शिफ्ट में, वहां पर भी वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? मैं बाकी ट्यूटर की तरह नहीं हूं, टीचर्स की तरह जो कुछ भी कहे कि मैं 15 मिनट में ये कर दूंगा, 1 घंटे में सारी फिजिक्स करा दूंगा, 2 घंटे में करा दूंगा, वैसा कुछ नहीं है बेटा। जब हम चीज़ों को कराते हैं तो टाइम तो लगता है। जब आप कोई चीज़ें सीखना चाहते हैं, मार्क्स लेना चाहते हैं तो कुछ तो आपको टाइम देना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बस सर आधे घंटे में चैप्टर करा दो और इसी में से आ जाए। अनप्रडिक्टेबल होता है, पेपर कैसा भी आ सकता है। अब हमें नीट के साथ साथ जेई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा? आप देखेंगे इस वीडियो में भी, जो नेक्स्ट लॉज ऑफ मोशन की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसमें भी आप देखेंगे कि डायरेक्ट जो नीट 2025 में क्वेश्चन आए थे या 24 में आए थे वो जेई मेन के ही क्वेश्चंस हैं। अब जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो अब जैसे ये दोनों क्वेश्चन है हम अभी करेंगे इस वीडियो में, तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को देख के बच्चा पेपर में छोड़ देगा। एक नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, जब मान लो जेई के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ गया, अगर उसने पीवाईक्यू नहीं किए वो इस क्वेश्चन को छोड़ सकता है। बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगना है, आप आसानी से कर सकते हैं बेटा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन है इसको देखकर भी बच्चा छोड़ सकता है, यार बहुत हैवी है छोड़ देते हैं, बट ये भी बहुत ही कम लाइंस में क्वेश्चन हो जाता है बेटा। बाकी क्वेश्चंस देखते हैं कि किन किन फॉर्मूलाज के ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो फॉर्मूलाज ध्यान में होने चाहिए। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस में बताएंगे, तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप उसे जल्दी से कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है और उसका वीडियो सॉल्यूशन देखना जरूरी है कि अलग अप्रोच आपको मिल सकती है। तो इसके बाद जो मैंने अब आप लोगों के लिए प्लान बनाया है वो क्या है बेटा? क्विक रिवीजन की सभी की आपको पीडीएफ मिलेगी बेटा, सभी की आपको पीडीएफ मिलेगी। आप वीडियो देखें और फिर पीडीएफ में से रिवाइज करें। नीट के जो पीवाईक्यू हैं अभी तक उसकी जो हमने पीडीएफ डाली है वो आंसर और सॉल्यूशन एक साथ हैं, जो हमने रिकॉर्ड की थी वही डाली थी। अब मैं आज क्या डे है? वेडनेसडे है, ठीक है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपको शायद फ्राइडे को ये वीडियो मिलेगी सुबह। संडे तक मैं जो है नीट की सभी जो पीवाईक्यू रिकॉर्ड किए हैं उनकी फाइल को रीअरेंज करूंगा बेटा। रीअरेंज क्या करूंगा? आपको 25 इयर्स की एक पीडीएफ का लिंक मिलेगा ब्लैंक, उसमें आप किसी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिलेगा, आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें, अपने आंसर मार्क करें। फिर एक दूसरी पीडीएफ का लिंक मिलेगा आपको, 2 लिंक है उसमें, जिसमें आंसर मार्क किए होंगे बेटा। आपको आंसर मार्क किए हुए पीडीएफ मिल जाएगी, आप आंसर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया, कौन सा गलत किया। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा
आप उस पीडीएफ के लिंक पे जाकर या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट खोलकर आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन सारी वीडियो के देखने चाहिए, मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन है। मान लो किसी को कोई क्वेश्चन आपसे हो भी गया, हो सकता है मैंने किसी और मेथड से आपको बताया हो, एक से ज्यादा मेथड बताए हो, शॉर्ट ट्रिक बताई हो, तो वो आपको हेल्पफुल हो सकता है। ऐसे ही JEPYQ भी मिलेगी अब आपको, ये भी बदल दूंगा पैटर्न। अब जैसे ये मैंने बनाई है, ये वीडियो आप फाइल आपको ऐसे ही मिलेगी बेटा, आपके पास इधर स्पेस है, आप सॉल्व कर सकते हैं, अपने आंसर मार्क कर सकते हैं, दूसरी पीडीएफ लिंक डाउनलोड करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं, या फिर सॉल्यूशन वाली वीडियो देखकर आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप ये सब कुछ करते हैं बेटा, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगर एक बैलेंस्ड पेपर अभी तक जैसा भी नीट का पेपर आया, इवन टफेस्ट पेपर जो 2025 का है, तब भी आप जो है 120 के आसपास का स्कोर कर सकते हैं। अगर इजी पेपर आ गया तो 150 160 भी आप स्कोर कर सकते हैं। मैं कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करता, इससे पहले आपने काफी वीडियोस देखी होंगी, किसी में कोई प्रॉमिस नहीं करता, अभी भी नहीं कर रहा हूं, ना कोई फॉल्स प्रेडिक्शन करता हूं ये होगा वो होगा, वैसा कुछ नहीं है। बस मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूं कि अगर आप 150 के अराउंड मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको ये तीनों स्टेप्स फॉलो करने होंगे, डेडिकेटली करने होंगे। मैं ये आपको श्योर करता हूं कि अगर आप ये तीनों स्टेप डेडिकेटली जैसे मैंने बताए हैं आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली 150 स्कोर कर सकते हैं। 3-4 महीने का भी टाइम है, सारी वीडियोस हम आपको दे देंगे, सारी पीडीएफ दे देंगे, बस आपको उसे साथ साथ सॉल्व करना है। बात समझ रहे हैं बेटा? मैंने ये 6-7 मिनट आपके ले लिए, बट ये बताना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर सिर्फ ये कर लें तो इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ये हमारा एक कंक्लूसिव आपको बताना जरूरी था। सभी वीडियो में हम ऐसा नहीं करते। अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बेटा, ओके, और अब सीधा एंड पे ही जाके रुकेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ गिवन बॉडी वेक्टर फॉर्म में दिया है, ये मोशन इन अ प्लेन। ज्यादातर लोग किससे शुरू करते हैं? प्रोजेक्टाइल से। हम प्रोजेक्टाइल से नहीं शुरू कर रहे बेटा, ये काइनेमेटिक 2D के ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको पोजीशन वेक्टर दे दिया, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पूछ ली एंड मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी वेक्टर कहां से आएगा बच्चों? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आएगा। आप इसको करिए 5t² का क्या आ जाएगा? 2t i कैप माइनस 5t का क्या आ जाएगा? 1j कैप। तो ये बन गया 10t i कैप माइनस 5j कैप। अब t इक्वल टू 2 पे बात की जा रही है, t इक्वल टू 2, वेलोसिटी वेक्टर क्या बन गया बेटा? 20i माइनस 5j। ड्रॉ करिए इसको, ये है 20i और ये है माइनस 5j। अब यहां पर कहीं रिजल्टेंट होगा बेटा, बड़े वेक्टर की तरफ थोड़ा सा होता है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट होगा। अब अगर एंगल आपको एक्स एक्सिस के साथ देखना है तो tan अल्फा किसके बराबर होगा? 5/20, क्योंकि दिस विल एक्ट एज 5, 1/4 विद एक्स एक्सिस। अगर आपको वाई एक्सिस के साथ देखना है तो tan बीटा किसके बराबर होगा बच्चों? ये 20 हो जाएगा, तो ये होगा 20/5। समझ रहे हैं ना? tan बीटा क्या होगा? इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, 20/5 यानी कि 4। तो हमारे पास दो आंसर हो सकते हैं। पहले तो स्पीड की बात करें, मैग्नीट्यूड यहां से क्या आ जाना था? मैग्नीट्यूड मैंने लिखा नहीं वहां, 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 कॉमन ले लीजिए बेटा, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 5√70। तो ये ऑप्शन हो सकती है, ये हो सकती है। अब ये एंगल tan इनवर्स एक्स एक्सिस के साथ, नो, उसके साथ तो 1/4 है। यहां पर tan इनवर्स विद माइनस वाई एक्सिस, यस, माइनस वाई एक्सिस के साथ कितना है? tan इनवर्स 4। तो आंसर क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन बन जाएगा। अब इस तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने होते हैं बेटा, सो दैट कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएं तो आप इसे कम टाइम में, जो डेडिकेटेड टाइम, जो गिवन टाइम होता है कंपटीशन में, उसमें सॉल्व कर पाएं और जो है सही आंसर मार्क कर पाएं। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है एस जो है टाइम का फंक्शन दिया है। देखो यहां पर भी क्या था? पोजीशन टाइम का फंक्शन, यहां पर भी पोजीशन टाइम का फंक्शन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये 25 में, ये 24 में।
और यहां पर भी पोजीशन टाइम का फंक्शन 24 में, ये जैन में, ये अप्रैल में और ये फिर जैन में। तो कब किसकी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन PYQ से मैच कर जाए कुछ नहीं कह सकते। और मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए PYQ करना जरूरी होते हैं। तो जो पैटर्न आपको बताया है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसे फॉलो करेंगे तो फायदा जरूर होगा बेटा। अब अगर हम वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी क्या होगी, ds/dt। डिफ्रेंशिएट करेंगे 2t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4tj कैप, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी देखिए, ये आसान क्वेश्चन बच गया बेटा। एट t इक्वल टू 1 वेलोसिटी क्या बच गई, सिर्फ 4j कैप। तो हमारे पास ये क्या बच जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड इन y डायरेक्शन। बहुत ही आसान। अब इसमें वेक्टर फॉर्म में ना देकर xy फॉर्म में दे दिया बेटा। x का अगर डिफरेंशिएट करोगे तो vx क्या होगा dx/dt, कितना हो गया 0 + 4, t का क्या हो गया 1, तो ये vx कितना हो गया 4। vy देखेंगे तो क्या हो गया 3 + 16t, इसका डिफरेंशिएट कर दिया बेटा। ay क्या हो जाएगा 16, क्योंकि 3 का डिफरेंशिएशन 0 16। तो यहां पर ax देखेंगे तो क्या होगा 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चों कांस्टेंट। ये क्वेश्चन बढ़िया था बेटा। देखिए कैसे ऑप्शन जो है वो इंटरेस्टिंग है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन घूम फिर के आपके पास आ सकता है। वेलोसिटी क्या बन गई 4i कैप प्लस 3 + 16j कैप। एक्सेलरेशन क्या बन गया बच्चों, सिर्फ और 16j कैप, ax कंपोनेंट नहीं। अब अगर आप देखें तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है यस, हैविंग मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये वाला मैं पॉइंट कह रहा था, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन एज इट इज आए, बट इसके बीच में से भी इंफॉर्मेशन निकल के पूछी जा सकती है। अब ये कंडीशन कब होगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, एक्सेलरेशन तो है ही, तो ये दोनों तो गलत हो गए। बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हैविंग मूविंग अलोंग पैराबोलिक पाथ। अब ये दो क्वेश्चन पहले भी कई बार अलग अलग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं। जब हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है बेटा। उसके अलावा अगर ये किसी और एंगल पे हो तो हम क्या लेते हैं पैराबोला। यहां देखें वेलोसिटी i में भी है और j में भी है। अगर मैं t 0 पे देखूंगा तो वेलोसिटी i में भी है j में भी है, एक्सेलरेशन सिर्फ j में है। तो प्रोजेक्टाइल पाथ में भी तो ये होता था बेटा, प्रोजेक्टाइल पाथ में भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, वर्टिकल थी, एक्सेलरेशन था वर्टिकल डायरेक्शन में, तो पाथ कैसा होता था पैराबोला। यहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये पाथ कुछ ऐसा होगा, तो ये कैसा पाथ होगा बेटा पैराबोलिक पाथ होगा। ये कैसा पाथ होगा पैराबोलिक। व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर नॉट इन सेम डायरेक्शन तो पैराबोलिक। अगर वो कह दे ऑलवेज परपेंडिकुलर तो वो सर्कुलर भी हो सकता है। बट ऑप्शन के हिसाब से स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक देखना है। स्ट्रेट लाइन के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, कोई और डायरेक्शन आ गई तो समझे बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, अगर आप सीधा बैठ के कंपटीशन में इसे करने बैठे तो हो सकता है काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर ही ना पाए, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ना कर पाए। बट जब आप यहां पर पहले ये सॉल्यूशन देखकर गए होंगे, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, तो आपके मन में आएगा यार ये तो वैसा ही है। क्या कह रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेजर्ड फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। देखो कितनी बार धोखा दिया जाता है, हम जो सारे फॉर्मूला लिखते हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल लेकर लिखते हैं, यहां वर्टिकल के साथ दिया है। मैक्सिमम हाइट अटेन, जब एंगल मैं हॉरिजॉन्टल के साथ लेता हूं बेटा तो मैक्सिमम हाइट होती है u² sin² θ/2g। अब जब वर्टिकल के साथ एंगल लेना है तो sin 90 - थीटा क्या हो जाता है बेटा cos थीटा, तो ये क्या होगा cos²। अब ये जो हाइट है ये कैसे प्रोपोर्शनल हो गई बेटा cos²। अब ये cos², आप जो इसका ग्राफ है
SHM में भी ड्रॉ करते हैं बेटा। जो कॉस स्क्वायर फाई का ग्राफ है वो आप SHM में भी ड्रॉ करते हैं। तो क्या होगा बेटा यहां पर, अगर आप मेरा साथ दें, जो कॉस का ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है, कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। जो जरूरत है वो मैंने सॉलिड बना लिया और जो नहीं जरूरत थी वो मैंने डैश। अब अगर आप इसका स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, ये चीज और पॉजिटिव थोड़ी ऊपर चली जाएगी बेटा, और ये नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, और ये भी ऊपर चली जाएगी। ये नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने से पॉजिटिव। हमें कौन सा ग्राफ चाहिए, सिर्फ ये वाला, और ये कहाँ है, ये डी। क्या ये बात समझ में आई? अब ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ SHM में काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी आप ड्रॉ करते हैं। तो देखिए वहां का कंसेप्ट यहां पर कनेक्ट किया जा सकता है। समझे? क्या आपने किया ऐसा कोई क्वेश्चन? नहीं किया होता। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं बेटा, एनटीए ही है, जेईई मेन भी नीट भी दोनों एनटीए ले रहा है, तो काफी सारे सेम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आ जाते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी बात करी थी, ध्यान देंगे। अब आपको ये तो पता है कि tan, जब ये एंगल थीटा 90 माइनस थीटा हो, जब 45 प्लस अल्फा 45 माइनस अल्फा हो, तो रेंज बराबर होती है। आपने ये तो क्वेश्चन किया होगा कि रेंज बराबर होती है, ये मैं एक्स्ट्रा आपको यहां पर क्वेश्चन की टिप दे रहा हूं। रेंज बराबर होती है, रेंज बराबर है, बट यहां इसने क्या पूछा है, रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर आप पहले की टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे तो 2u साइन 45 प्लस अल्फा बाई जी, दूसरे का लिखेंगे तो क्या होगा, 2u साइन 45 माइनस अल्फा बाई जी। फॉर्मूला तो पता है ना, 2u साइन थीटा बाई जी बेटा। अब जब आपको दिख रहा है कि यार ये कुछ इस फॉर्मेट में है, तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। T1 बाई T2 आपके पास बच गया साइन 45 प्लस अल्फा साइन 45 माइनस अल्फा। बच्चा कई बार ब्लैंक हो जाता है, बट ऐसा सॉल्यूशन पहले देखा हो तो आसानी से कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बेटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो यहां पर लगेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाय, यहां पर क्या लगेगा, ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, माइनस है तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा, कॉस ए साइन बी। अब अगर आप देखें साइन 45 कॉस 45 साइन 45 कॉस 45, 1/√2 कॉमन निकाल के काट देंगे। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को शॉर्ट कर रहा हूं बेटा, ठीक है। पहले जो बाकी वीडियोस थी उसमें हम आपको हर एक स्टेप डिटेल में लिखते थे, यहां थोड़ी कैलकुलेशन शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये कॉमन आके कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा माइनस साइन। फिर भी कोई आंसर नहीं, बिना देख रहे हैं फिर भी कोई आंसर नहीं है। अब कॉस से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो यहां बचेगा 1, कॉस को कॉस से डिवाइड किया 1, साइन बाय कॉस tan, कॉस को कॉस से डिवाइड किया 1, साइन बाय कॉस। क्या बात समझ में आई? अगर मैं यहां बीच में एक स्टेप और लगाऊं तो मैंने क्या किया, tan बनाने के लिए दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह पर कॉस से डिवाइड कर दिया। तो जब आप इसे ओपन करेंगे, ये देखो कॉस से कॉस कट के यही बनेगा ना। तो ये जो एडजस्टमेंट है, ये आप जब सॉल्यूशन देखते हैं तभी आप सीख पाते हैं, खुद से कई बार बच्चे के दिमाग में नहीं आती, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट के दिमाग में। तो अब कॉस को कॉस से डिवाइड कर दिया, साइन को कॉस से, कॉस को कॉस से, साइन को कॉस से, तो ये बन गया बेटा। बात समझ आई? अब दूसरे केस में अगर आप देखें, ये 202 में क्या कह रहा है, एंगल है ये वाले। अब मैक्सिमम हाइट की रेशो पूछ ली बेटा। अब बच्चा कहता है यार ये कर तो लिया, ऐसा कुछ उसमें भी कर देंगे ना। अगर सेम होता तो मैं यहां करवा नहीं रहा होता, सेम नहीं है। हाइट में किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, हाइट में किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के। अब पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं रखा तब भी मार्क्स कट जाएंगे बेटा।
अब यहां कैसे करेंगे? अब यहां आपको ये काम नहीं कर देना कि स्क्वायर सर ऊपर ले लो, पहले अंदर ये खोल दो, फिर ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो। फंस जाएंगे आप इसमें अगर ऐसा कुछ है करेंगे तो। यहां क्या करना है आपको, साइन को लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो यहां आप क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस 2, थीटा की जगह क्या है? 45 माइनस अल्फा बाय 2। यहां क्या है? 1 माइनस कॉस 2, 45 माइनस अल्फा बाय प्लस अल्फा बाय, समझे? यहां आपको ऐसे सेटिंग करनी थी, ये 2 से 2 कट गया। अब ऊपर क्या बन गया? 1 माइनस कॉस 90 माइनस 2 अल्फा। क्या बच गया बेटा? 90 माइनस 2 अल्फा। नीचे क्या बच गया? 1 माइनस कॉस 90 प्लस 2 अल्फा। अब कॉस 90 प्लस माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये सेटिंग क्या हो गई? 1 माइनस साइन 2 अल्फा, 1 प्लस साइन 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? आप देख सकते हैं बी ऑप्शन। ओके, तो यहां पर क्या यूज किया हमने? कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है बेटा माइनस साइन थीटा। तो ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला मैथ का यूज हो गया, तो इससे हमारे पास ये आंसर बन गए बेटा। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो दोनों के जो फॉर्मेट है वो सेम जैसे दिखाई दे रहे हैं ऑप्शंस, बट सॉल्व करने का तरीका इसमें अलग लगा, इसमें अलग। इसीलिए हम नीट PYQ सॉल्व करते हैं बेटा, ताकि आप इस तरीके की सेटिंग्स को समझ जाएं और जब एग्जाम देने जाएं तो आपका माइंड प्रिपेयर हो कि कुछ ऐसा आएगा तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझे बेटा? अब ये यहां से हटेगा नहीं, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 201। अब ये भी कुछ कंसेप्ट इसके ऊपर बेस्ड है। क्या कहता है देखिए, कहते हैं 2 बॉल्स। अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा है बट सॉल्यूशन देखिएगा। अब कई बार बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, यार हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं भाई, हम सर की वीडियो देख रहे हैं, सर तो इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन बता रहे हैं। ये उन क्वेश्चंस के बारे में बताया जा रहा है जो डायरेक्ट आ जाते हैं और सिंपल इसमें मैथमेटिक्स लगेगा। अब प्योर नीट बेस, बड़ी स्टेटमेंट, 2 लाइन का आंसर, कैसे? बस आपको दिमाग में होना चाहिए क्या, वो रिलेशन अभी बताते हैं। 2 balls with the same mass, initial velocity projected at different angle in such a way that maximum height reached by first ball is 8 times higher than the second। पहली की मैक्सिमम हाइट 8 टाइम्स है दूसरे की। देन दैट ऑफ सेकंड, T1 T2 और द फ्लाइंग टाइम, द रेशियो बतानी। अब आपसे T1 बाई T2 की रेशियो पूछ ली, कैसे करेंगे? तो भाई साहब कई बार बच्चे यहां से यू साइन थीटा निकालने बैठ जाते हैं। अरे अरे अरे, ऐसा नहीं करना। आपको बताया गया है जो T होता है वो रूट H के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि इसके ऊपर पहले भी कई बार क्वेश्चन आए हैं कि हाइट सेम तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। एग्जैक्ट फॉर्मूला रिलेशन क्या बताया गया था आपको? ये बताया गया था रूट 8H बाई जी। अगर आपने ग्राउंड से ऐसे बॉल फेंकी बेटा तो 2 रूट 2H बाई जी या रूट 8H बाई जी। तो अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट लिखनी है तो सीधा बेटा क्या लिखना था? H1 बाई H2, ये आ गया रूट 8, 2 रूट 2 आंसर आ गया। आप देख सकते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन देखने में और आंसर एक लाइन में। अगर आप सब्जेक्टिव बुक्स के पीछे सॉल्यूशन देखने चले जाएं तो हो सकता है वो यहां से पहले यू साइन थीटा की रेशियो निकाले, फिर इसमें पुट करे, 5-7 लाइन ले जाए। बट आपको याद होना चाहिए कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हाइट के साथ कैसे वेरी करेगा। हमने इसकी जो 1 शॉट क्विक रिवीजन वीडियो है वो 3-4 साल पहले रिकॉर्ड करी थी बेटा, उसी को हमने टैग कर दिया है प्लेलिस्ट में, आप उसे देख सकते हैं। उसमें ये सारे रिलेशन आपको मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अब ये कहता है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u so that horizontal range is 3 times,
हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन। हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ ली यू और जी की फॉर्म में, यानी कि बाकी सब तो दिया ही है, हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है। अब यहां से बच्चा क्या करता है, जिसने अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी वो रेंज का फॉर्मूला लिखेगा, हाइट का लिखेगा, एंगल निकालेगा, फिर यहां पुट करेगा। बट जिसने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है उसको पता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, 4h/r। ये सिर्फ एक आधे क्वेश्चन में नहीं यूज हुआ, आगे 2-3 क्वेश्चन में और यूज होने वाला है। यहां पर r की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, तो ये क्या बन गया 4/3। तो सीधा सीधा कितने सेकंड में आपको पता चल गया कि थीटा 53 है। अब अगर आपको रेंज लिखनी है, रेंज का फॉर्मूला u² sin 2 थीटा बाई जी होता है बेटा। अब बच्चा फिर फंस जाता है, देखो कि सर 2 × 53, ये तो हमें वैल्यू नहीं पता। तो जब ऐसी वैल्यू आ जाए तो sin 2 थीटा को आप लिख लो 2 sin थीटा cos थीटा बेटा। आपका आंसर आपके सामने होगा, u² बाई जी 2, sin 53 4/5, cos 53 3/5। तो नीचे क्या बच गया बेटा 25, और ऊपर क्या बच गया 2 × 4 8 × 3 24, u² बाय जी। तो हमसे ये पूछा था u², 25 ऐसे ही है, n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू क्या होगी बच्चों 24। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। कभी अगर नीट का पेपर उस तरीके से आता है तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए भी काफी यूजफुल रहेंगी ये चीजें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटा क्या करना है। यहां पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आपसे मैं करना चाहूंगा बेटा, देखिए मेरा जो ऑफलाइन शेड्यूल है वो बहुत बिजी रहता है। पीक टाइम पे जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो भी बहुत सारे डाउट पूछते हैं। 8-10 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है, मॉर्निंग 8 to इवनिंग 6 तक। उसके बाद घर आके मैं फाइल बनाता हूँ, खुद ही ये फाइल बनाता हूँ, खुद रिकॉर्ड करता हूँ, खुद ही अपलोड करता हूँ, तो बहुत मेहनत करता हूँ। बट और मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो किसी के काम आए, यूजफुल कंटेंट हो, इधर उधर की बातें या सिर्फ फेक या सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कंटेंट नहीं दे रहा हूँ। तो मुझे बेटा आपकी थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। मैं आपके लिए इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, आप थोड़ा सा तो सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक तो कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका कंपटीशन उनके साथ नहीं है, आप सभी दोस्त कॉलेज में सीट ले सकते हैं, इतनी सारी सीट्स हैं। आप उनके साथ शेयर करें, हमारी हेल्प करें, कमेंट करें कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। आप जो सजेशन देंगे उससे हम चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें बेटा, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल के साथ 60 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया। ओके, हॉरिजॉन्टल के साथ द हाइट ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकेंड इज, पहले सेकेंड में हाइट कितनी ट्रेवल करेगा पहले सेकेंड में, तो आपको यू वाई चाहिए। यू वाई क्या होता है u sin 30, तो ये 30 बच गया बेटा। तो पहले सेकेंड में जो हाइट ट्रेवल करेगा वो होता है यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, 30, ये 1 है, ये 10 है, ये 1 का स्क्वायर है, तो ये कितना बच गया 25। हाइट ट्रेवर्स्ड इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीच द मैक्सिमम हाइट। इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो ये है बेटा, इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो ये है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने से जस्ट पहले 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आपको ये बताया जाता है कि हाईएस्ट पॉइंट एसेंट के टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर, लास्ट टी सेकेंड में। और ये टी अगर 1 हो तो कितना करता है बेटा 5 मिनट, और वही यहां पर लगेगा। अब ये जो इंफॉर्मेशन है यही उस बच्चे में जिसने पेपर पूरा कर लिया
और उस बच्चे ने जो पेपर पूरा नहीं कर पाया, उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर देगा। जिसको ये याद है कि ऊपर वाले 1 सेकंड में हमेशा बॉडी 5 मीटर ही कवर करती है, चाहे वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो चाहे वो 1D मोशन हो, तो वो H1 को सीधा 5 लिखेगा और यहां रेशो लिख देगा H0/H1 इक्वल टू 5, जैसे 25/5, और वो आगे बढ़ जाएगा। और जिसको ये नहीं पता वो बेचारा इसी को कैलकुलेट करने बैठेगा, अरे यार कैसे निकालूं, पहले मैक्सिमम हाइट निकालूं, फिर टाइम निकालूं कितने में हुई, फिर उससे 1 सेकंड में हाइट कम निकालूं, फिर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं, ये H1 आएगा, अरे बहुत टाइम लगेगा रे। पर जिसको याद है वो कर सकता है। ठीक बात। नेक्स्ट है 14। अब ये कह रहा है प्रोजेक्टाइल आर थ्रोन एट एन एंगल 45-60 डिग्री विद वर्टिकल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 400 मीटर बिल्डिंग। देखो ये क्वेश्चन देखते ही ना बच्चे का छोड़ने का मन करता है, यार एक इधर फेंका एक इधर फेंका, नीचे आएंगे। बट इसने क्या दे दिया, देयर रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आर सेम। अरे बेटा रेंज भी सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम है, और रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पूछ ली। अरे बेटा रेंज क्या होती है, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर ये दोनों बराबर है तो ux भी बराबर होंगे बेटा। अब एंगल वर्टिकल के साथ दे दिया तो यहां क्या आ जाएगा, u1 साइन θ1, u2 साइन θ2 आ जाएगा बेटा। u1/u2 साइन θ2 कितना है, साइन 60 √3/2, साइन 45 कितना है, 1/√2, कितना बच गया बेटा, √3/2। कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए जब आप बुक्स में देखेंगे तो ये बोनस लिखा होगा। बट हमारा करना जरूरी है कि अगर हमें ऐसा दे दिया रेंज और टाइम से, भाई करेक्ट करके भी तो दे सकता है। कंसेप्ट पता होना चाहिए कि रेंज क्या लिखते हैं, ux इंटू t। अब यहां अगर वो करेक्शन कर दे, सिर्फ इसमें एक करेक्शन होनी है, हॉरिजॉन्टल। अगर वो ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ दे देता तब आंसर क्या बन जाता, ओके। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में भी बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं बेटा, क्यों, क्योंकि वो ये R और T समझने में गड़बड़ कर देते हैं। ये रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है। क्या कहता है, पार्टिकल मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r with uniform speed takes time t to complete one revolution। तो बेटा टाइम पीरियड क्या है, 2πr/v है। तो v क्या हो गया, यहां से v क्या हो गया बेटा, 2πr/t हो गया। अब पूछा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय t इज इक्वल टू 4r। अब बच्चा कहता है सर आपने तो बताया था tan θ इक्वल टू 4h/r, तो यहां पुट कर दो। आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रेंज थी, यहां पर नहीं लगाना, यहां r रेडियस ऑफ सर्कल है। तो h का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, v स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g। यहां आप v की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। मैं फटाफट से रख देता हूं ताकि कई बार बच्चे बाद में बोलते हैं सर पूरा सॉल्व कर दिया करो। काफी बच्चे कमेंट करके लिखते हैं कि सर थोड़ा थोड़ा ही बता दिया करो बस। साइन थीटा ये उधर चला जाएगा बेटा, 2gt², नीचे क्या बचेगा यहाँ π²r, ठीक है। स्क्वायर था यहाँ साइन का, इधर रूट आ जाए। ओके बेटा। 16, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज 64 मीटर इफ इनिशियल वेलोसिटी इज हाफ द न्यू मैक्सिमम हाइट। भाई हाइट और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ये तो सीधा h2/h1, बाद में वेलोसिटी क्या कर दी, आधी का स्क्वायर, तो 1/4 हो गया, तो h2 क्या हो गया, h1/4। कितना टाइम लगा बेटा, शायद 10-15 सेकेंड। अब बच्चे क्या करते हैं, जो नीट एस्पिरेंट हैं वो कहते हैं सर हम फिलिंग द ब्लैंक्स क्यों करें, हमसे तो एमसीक्यू पूछे जाएंगे। अरे इसकी ऑप्शन बनाने में कितना टाइम लगेगा रे, ऑप्शन बनाने में क्या टाइम लगा, कुछ नहीं। 16, 32, 128, 64 या 256 बन गई ऑप्शन। 17 बेटा, 17 क्या कहता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। अब लगेगा
tan थीटा इक्वल टू 4h/r। कितने ही क्वेश्चन में ये यूज होता है बेटा। h और r सेम है तो थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स 4। समझ में आई। कितने ही क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज होता है। अब आपको ये फॉर्मूला भूलना नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमें, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज एट 15 डिग्री इज दिस, एट सेम वेलोसिटी है, दिस एंगल पे रेंज बतानी है ना। कई बार बच्चे कहते हैं अरे हमारे मास्टर ने तो 15 डिग्री बताया कौन है हमको। अरे भाई नहीं बताया तो जरूरत भी नहीं पड़ती, किसी को ही नहीं पता, कैलकुलेटर लगाना पड़ेगा। यहां जो रेंज है वो sin 2 थीटा के प्रोपोर्शनल। तो जब आप R2/R1 करेंगे sin 2 सेकंड थीटा क्या है 45, पहले वाला कितना है बेटा 15 डिग्री, 90 क्या होता है 1, 30 क्या होता है 1/2। तो रेंज कितनी आ गई देखो 2 टाइम्स R1। पहले कितनी थी 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 100। समझे। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है। अब देखो कितना पॉपुलर पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज दिस, द टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है बेटा u cos थीटा, कितनी दे दी √3/2। इसके बारे में एक और फैक्ट पता होना चाहिए। कई बार वो ये कहता ही नहीं कि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड इतनी है, वो कह देगा ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मिनिमम स्पीड इज, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मिनिमम स्पीड। तो आपको ये ध्यान रखना है हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है बेटा वो क्या होती है मिनिमम होती है। तो क्वेश्चन में मिनिमम स्पीड भी दे सकता है। तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin 30 क्या होता है बेटा 1/2, 2 से कट गया तो u/g बच जाएगा बेटा। समझे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए बेटा, हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे दी और हमसे पूछा है मैक्सिमम हाइट अटेन। दो मेथड से मैं आपको यहां पर करके दिखाऊंगा, वैसे इसके 3 मेथड हैं टोटल, बट हम 2 मेथड से यहां करके दिखाएंगे। पहला था क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहा है तो मैं इसमें से x कॉमन ले लेता हूं x/20। फिर मैं इसको कंपेयर करूंगा किसके साथ बेटा y = x tan थीटा 1 - x/r के साथ। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट 1 है तो tan थीटा 1 है, यहां x डिवाइड बाय r है तो r कितना है 20। tan थीटा क्या होता है 4h/r, तो h किसके बराबर आ गया r/4। तो कितना आ गया बेटा 5 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा 5 मीटर। मेथड 2 क्या है। अब हमने डिफरेंशिएशन में ये पढ़ा था कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं। और y टू बी मैक्सिमम, अगर y मैक्सिमम करना है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए 0। तो x कितना आ गया बेटा 10। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी जब x 10 होगा बेटा। तो यहां हमने x की वैल्यू 10 पुट कर दी तो क्या आ गया 10 - 5 कितना आ गया बेटा। समझे। तो दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल with initial velocity this, velocity of the projectile at t = 2 सेकेंड। ये भी एक स्टार क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि t = 2 सेकेंड क्लास में तो ये कराया जाता है कि किसी टाइम t पे वेलोसिटी कैसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले ux लिखेंगे बेटा। ux क्या है u cos 30, क्योंकि एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है। तो 40 cos 30 क्या होता है √3/2 20√3। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहती है बेटा सेम रहती है। फिर वर्टिकल देखेंगे, u y क्या होगा u sin 30, ये क्या होगा बेटा 40 × 1/2 20। vy uy माइनस gt 20 - 10 × 2, ये क्या हो गया 0। अब कई कहते हैं कि यार पहले टाइम
टाइम ऑफ फ्लाइट चेक कर लेते हैं, आपको पता चल जाता ये हाईएस्ट पॉइंट पे। भाई अगर उसने 1 दे दिया फिर, है ना, तो आपको पहले क्या लिखनी है, Vx फिर Vy। अब किसी टाइम t पे जो आ गई वैल्यू आ गई बेटा, तो अब Vy 0 है तो नेट वेलोसिटी क्या बच गई। अगर इसी क्वेश्चन को मैं यहां 1 कर दूं तो ये 10 बचेगी, तो हमें दोनों का रिजल्टेंट लिखना पड़ेगा, वो नेट स्पीड होगी बेटा। ओके, तो दोनों तरीके से आपको चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू ऑब्जेक्ट आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, however their angles are अल्फा प्लस बीटा। अगर एक एंगल अल्फा है तो दूसरा एंगल बेटा 90 माइनस अल्फा है, दूसरा एंगल बीटा है विच इज 90 माइनस अल्फा विच इज 90 माइनस थीटा। तो अगर एक एंगल थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, तो रेंज क्या होती है ये तो सबको मालूम है बेटा, तो इसकी रेशो क्या हो जाएगी, 1:1। समझे, आगे बढ़ते हैं। ये और भी काफी सारे क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज होगा। अब ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ही क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है, सेम स्पीड डिफरेंट एंगल बॉडीज हैव सेम रेंज। इसका मतलब अगर एक एंगल थीटा तो दूसरा एंगल बेटा 90 माइनस थीटा यानी कि 30 डिग्री होगा। द सम ऑफ मैक्सिमम हाइट, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला आप लिख लें u1 u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60/2g, दूसरा लिख लें u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30, एक एंगल 60 है दूसरा 30 है /2g, दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो u स्क्वायर /2g कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर 60 क्या होगा, √3/2 का स्क्वायर 3/4, साइन 30 1/4, u की वैल्यू 40 का स्क्वायर /2 इंटू जी 20, ये कितना बन गया बेटा 1, 1600/20 80 मीटर, आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है, जब ये थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे थ्रो किया जाता है बेटा, तो ये बनता है साइन स्क्वायर थीटा, ये बनता है बेटा u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा बेटा, तो यहां पर क्या बन जाता है बेटा कॉस थीटा। जैसे ये बना कॉस स्क्वायर थीटा, आप इन दोनों का सम करेंगे तो क्या बनेगा u स्क्वायर /2g, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा। तो यहां पर भी देखो ये क्या बन गया था 1, u स्क्वायर 2g बचा था। तो ये रिजल्ट भी लिखा जाता है जब हम क्विक रिवाइज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है टू, कहां तक पहुंच गए हम, 80 तक पहुंच गए, ठीक है। टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटीज, अब वेलोसिटीज अलग है बट एंगल अभी भी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो u1/u2 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा 1 कितना है बेटा 30, थीटा 2 कितना है बेटा 60। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन 120 की वैल्यू साइन 180 माइनस 60, इसे साइन 60 कहा जाता है बेटा। इसीलिए दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम होगी, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम होगी जब वेलोसिटी सेम होगी। देखो कितना बढ़िया पॉइंट, कितना बढ़िया क्वेश्चन यहां मिला है। रेंज तब सेम होगी थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे जब स्पीड सेम होगी। अगर स्पीड अलग अलग होगी बेटा तो रेंज थीटा और 90 माइनस थीटा पे सेम नहीं होगी, वो वेलोसिटी की रेशो में होगी। 40/60 2/3 का स्क्वायर 4/9 हो जाएगा। समझे, समझे, जब स्पीड सेम है तब रेंज सेम है थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे, अगर स्पीड सेम नहीं है तो रेंज भी सेम नहीं है। ये क्लिक नहीं करता मौके पे, बच्चा बोलता है थीटा है कि 90 माइनस थीटा, रेंज सेम, अरे स्पीड भी सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट है टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड एट दिस एंड दिस,
हॉरिजॉन्टल विद सेम स्पीड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, फिर से वही आ गया बेटा, स्पीड सेम है तो जो मैक्सिमम हाइट है इट इज प्रोपोर्शनल टू द साइन स्क्वायर ऑफ एंगल, पहला 30 है दूसरा 60 है। क्यों जाएं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहां देखने, साइन 30 1/4, ये 3/4, 1/3 हो गया, अपा अपना करके आगे निकल जाएंगे, क्यों ज्यादा टेंशन लेनी है यहाँ, है ना। नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, कहता मैन कैन थ्रो अ बॉल टू दिस हाइट, इतनी हाइट तक थ्रो कर सकता है। कैन थ्रो, व्हाट डू यू मीन बाय कैन थ्रो, कर सकता है, कब करेगा, जब वो इसे डायरेक्टली ऊपर फेंकेगा, तब वो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करता है, u²/2g 136 मीटर। ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो, अगर वो मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल फेंकना चाहता है तो उसको कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा, 45। क्या ये बात समझ रहे, तब मैक्सिमम रेंज क्या होती है बेटा, u²/g, क्योंकि साइन 2 थीटा तो 1 हो जाएगा, तो u²/g यहां से क्या आ जाएगा बेटा, 2 × 136, तो ये आ जाएगा 272 मीटर। क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 272। समझे। इसी में एक और क्वेश्चन आता है, नोट्स में अवेलेबल है, कि उसने एक बॉल को फेंका, उसकी रेंज r है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो उसमें लगता है वो tan θ = 4h/r। इस केस की अगर आप हाइट निकालेंगे ये वाली, तो ये बेटा 4h/r/4 होगी बेटा, ये r/4 होगी, और ये क्या है, जनरली अगर हम देखें तो r/2, तो इन दोनों हाइट में फर्क है। कैन थ्रो दो अलग अलग केस हैं, एक ही थ्रो की गई है उसमें मैक्सिमम हाइट कितनी है वो अलग केस। कई बार ये सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कैन वर्ड का डिफरेंस होता है, बच्चा बोलता है यार किसी में y4 कर दिया किसी में 2, ये क्या कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल, ऑब्जर्व्ड टू बी एट सेम हाइट, देखिए ये भी वर्टिकल 1D में भी होता है और 2D में भी, सेम हाइट पे है, 2 बार आएगा ही आएगा, सेम हाइट पे है 2 बार बेटा, ड्यूरिंग द फ्लाइट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पूछ ली, तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, t1 + t2 8 बेटा, ये किसके बराबर है, 2u sin θ/g, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो u कितना आ गया बेटा 80 मीटर पर सेकेंड। ओके, 2 से 2 कट गया था, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 80। नेक्स्ट अगर आप देखें तो कहता है, ये वाला पॉइंट याद रखना है बेटा, इसमें ये भी पूछा जाता है कि हाइट कितनी है, जब ये सेम हाइट, तो ये हाइट का फॉर्मूला होता है बेटा, सेम टाइम पे सेम हाइट पे ये 2 टाइम पे होगा, तो वो हाइट का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, और ये भी कि यहां से जाने में t1, यहां से जाने में t2, तो यहां आगे आने में भी t1 लगेगा बेटा, तो टोटल टाइम क्या है t2 + t1। ये शॉर्ट नोट्स में भी आपको मिलेगा रिजल्ट बेटा। आगे बढ़ते हैं। 29 stone is projected at an 30 degree with the horizontal, ratio of kinetic energy of the stone at the point of projection at the highest point, आ गया फिर से भाई, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और हाईएस्ट पॉइंट पे मास तो सेम ही रहेगा, सिर्फ किसका फर्क है, वेलोसिटी का, सिर्फ किसका फर्क है, वेलोसिटी का। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे u है, हाईएस्ट पॉइंट पे u cos थीटा है, u से u कट गया, cos थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे √3/2 है, का स्क्वायर कर दीजिए तो 4/3 आ जाएगा। क्या आंसर बन जाएगा बेटा, ऑप्शन। समझे, आगे बढ़ते हैं। For a body projected at an angle with horizontal from the ground, choose the correct, ग्राउंड के साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, यस बेटा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे H मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होती है। हॉरिजॉन्टल इज 0 एट हाईएस्ट पॉइंट, नो। वर्टिकल कौन सा 0 होता है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, हॉरिजॉन्टल तो बचा हुआ रहता है बेटा।
फिर कहता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, जीरो होता है बेटा। वर्टिकल वेलोसिटी जीरो तो वर्टिकल मोमेंटम जीरो। काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट, नो बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं, वर्टिकल 1D में जीरो होती है, प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u cos थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी बचती है, यहां पर भी वही था, यहां पर भी वही कंसेप्ट यूज हो गया। तो ये क्वेश्चन वर्क पर एनर्जी का भी है और मोशन इन अ प्लेन का भी है बेटा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा। मैंने आपको यही रिक्वेस्ट की है कि मैं आपके लिए बहुत एफर्ट लगा रहा हूं, मैं सच्चे दिल से कोशिश करूंगा अगर वीडियोस पे रिस्पांस आया कि मैं इसको फेब में कंप्लीट कर दूं, क्विक रिवीजन एंड जेई में। बट वो तभी पॉसिबल है जब रिस्पांस मिले। जब रिस्पांस नहीं मिल रहा, एक दो दिन में 100 200 व्यूज हैं बेटा, लाइक सिर्फ 10-15 लाइक दे रहे हैं, यार क्या ही मन करेगा, है ना। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बोलें कि लाइक करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, तो आप भी अपनी स्पीड बढ़ा देंगे बेटा। डेली भी हम वीडियो को लेकर आ सकते हैं। मैं डेली 3 से 4 घंटे वीडियो बनाने के लिए आपको ये टाइम देता हूं, ठीक है। गिवन बेटा, given below are two statements. One is assertion and this. When body is projected at an angle 45 degree, its range is maximum. Correct है बेटा। For maximum range value of sin theta, बिल्कुल रेंज में sin 2 थीटा बाई जी होता है। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए ये मैक्सिमम करना पड़ता है, और वो कितना है बेटा 1, शुड बी इक्वल टू 1। करेक्ट बेटा। तो ये राइट एक्सप्लेनेशन है, तो क्या आना चाहिए, बोथ आर करेक्ट एंड दिस इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पॉइंट बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो अभी तक क्वेश्चन थे, पहले देखे हमने जर्नल 2D के, फिर हमने देखे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब ये कौन सा है बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जिसमें टावर पे खड़े होकर आप किसी बॉल को ऐसे थ्रो करते हैं। पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त है, बच्चे डायग्राम बनाने में गलती कर देते हैं। एक बॉल है जो स्टेयर केस के ऊपर रोल कर रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसी होगी, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ये 5वां स्टेप। अगर आप इसके ऊपर नंबर लिखें 1 2 3 4 5। अब कहते हैं मिनिमम वेलोसिटी u विद विच बॉल जस्ट हिट द स्टेप 5। अगर आप चाहते हैं कि बॉल जस्ट 5th स्टेप को हिट करे, तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए उसे यहां से पास करना पड़ेगा बेटा। ये थोड़ा सा मैंने स्ट्रेट लाइन जैसा पाथ बना दिया, प्रोजेक्टाइल पाथ ड्रॉ करना था हमें। कैसा पाथ, प्रोजेक्टाइल। ये कुछ ऐसे जाए, ऐसे जाकर ये कुछ यहां से कुछ इस तरीके से इस स्टेप को जस्ट क्या करे बेटा, क्रॉस कर। अगर ये बॉल इस स्टेप को क्रॉस कर गई तो वो कौन से स्टेप पे गिरेगी बेटा, सीधा 5th पे। तो इसको हाइट कितनी होनी चाहिए थी, ये जब ये इतनी हाइट पे होगा, 1 2 3 4, 4 इंटू एच, हाइट कितनी है 0.1। और जब रेंज 1 2 3 4 इससे बड़ी हो यहां से, तो 4 भी यानी कि किससे बड़ी हो बेटा, 0.4 से, क्योंकि वाइड भी इतना है। क्या ये बात समझ में आई। जब रेंज इससे बड़ी होगी, हाइट इससे बड़ी होगी बेटा, तब हमारे पास वो 5th स्टेप पे पहुंच जाएगा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u रूट 2h/g ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4। तो अब हमें क्या निकालना था बेटा, u, तो स्क्वायर कर दिया। यहां क्या था 0.4g, यहां क्या बच गया 0.4 का स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर आ गया बेटा। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये एक कट गया, तो u स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ये 10 उधर चला गया, 0.4 इंटू 10/2, तो ये कितना आ गया बेटा, शुड बी ग्रेटर देन 2। क्या ये बात समझ में आई, √2, सॉरी u स्क्वायर था ना, तो यहां पर हमें √x देखना था। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई, क्लियर है, बात समझ में आई। तो यहां लिखा 5th स्टेप है, बट आपको ये सॉल्व करना था 4th स्टेप की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भी कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ मास m
is thrown horizontally with velocity v from the top of a tower h touches the ground at a distance, range दे दी, body of 2m mass with velocity v by 2 from the top of a tower touches the ground है, जो रेंज है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, स्पीड एंड जी पे, ये किसके इंडिपेंडेंट है, मास के। भाई ये क्वेश्चन पहले बहुत आते थे बेटा, मास के साथ कंपेयर करता था, प्रोजेक्टाइल में मास के इंडिपेंडेंटली चलता है सारा कुछ। तो रेंज बेटा r2 बाई r1 u2 बाई u1 रूट h2 बाई h1, सीधा ही, बाकी तो कट ही गया। वेलोसिटी बाद में कितनी हो गई, आधी 1/2। हाइट बाद में कितनी हो गई बेटा 4h, तो ये आ गया 4, तो ये 2/2 1 बेटा। तो रेंज कितनी आ गई, सेम, पहले कितनी थी 100, ये भी कितनी आ गई, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है हमें, 52 अ चाइल्ड स्टैंड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड, throw a stone horizontally with speed this, neglecting air resistance speed with which the stone hit the ground। अब ये क्वेश्चन में आपको दो चीजें समझनी है, स्पीड तो निकालनी है बट साथ में आपको वो पॉइंट याद आना चाहिए कि जब आप बॉल को ग्राउंड टावर पे खड़े होके किसी भी डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो वो हमेशा ग्राउंड पे कितनी स्पीड से स्ट्राइक करती है बेटा, u² + 2gh। वैल्यू पुट कर दीजिए, u कितना है 5 25, हाइट कितनी है 10 200 225 15 आ गया, कितना आ जाएगा 50, समझे। साथ में आपको ये SIP याद आनी। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। अब ये किसके क्वेश्चन आ गए बेटा, रिलेटिव मोशन। तो अब आपको ये समझना है कि प्रोजेक्टाइल में ज्यादातर क्वेश्चन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के हैं, और जो टावर पे खड़े होके इधर उधर फेंकने वाले हैं वो तो बहुत ही कम। तो जो बच्चे सिलेक्टेड चीजें पढ़ रहे हैं वो इन PYQ से हेल्प ले सकते हैं कि यार मैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है पढ़ लूं अच्छे से, बाकी सारा प्रोजेक्टाइल चाहे छोड़। ट्रेन इज मूविंग अलोंग द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ ट्रेन ए जा रही है बेटा, टूवर्ड नॉर्थ। कितनी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये कन्वर्ट करना आना चाहिए मीटर पर सेकंड में, 5/18 से करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 20। ट्रेन बी इज मूविंग टूवर्ड साउथ विद स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब पूछा है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कितना आसान क्वेश्चन है बेटा। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, VB माइनस VA। VB अगर मैं साउथ की तरफ माइनस ले लूं -30, ए नॉर्थ की तरफ 20, तो ये कितना आ गया -50 आ गया, क्योंकि जनरली नॉर्थ की तरफ पॉजिटिव, साउथ की तरफ नेगेटिव, ईस्ट की तरफ पॉजिटिव, वेस्ट की तरफ नेगेटिव लिया जाता है। एंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, अब ग्राउंड की अपनी वेलोसिटी क्या होती है बेटा 0, तो ये क्या आ गया 0, और बी की कितनी थी -30, तो ये कितनी आ गई बेटा 30। तो अब देखें तो आंसर क्या आ जाएगा -50। ओके, अब कई बार बच्चे कहते हैं 50 और -30 भी है, सर मैं तो साउथ को नेगेटिव लूंगा। मान सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, हो सकता है आप जीत भी जाएं क्योंकि डिफाइन नहीं किया कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, बट चांसेस आर वेरी लेस, क्योंकि ज्यादातर बच्चा नॉर्थ को और ईस्ट को पॉजिटिव लेकर चलेगा। आगे बढ़ते हैं, टू ट्रेन्स, ये भी बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है बेटा। जिस तरीके का आप देखें नीट 2025 में वो क्वेश्चन आया था रिलेटिव मोशन का, बसेस जा रही हैं एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन, उसके लेवल के तो है ही नहीं, ये तो आसान क्वेश्चन है। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ L है और एक ट्रेन है B जिसकी लेंथ 4L है, ट्रेवलिंग इनटू अ टनल ऑफ लेंथ, एक टनल है जिसकी लेंथ कितनी है L, इन पैरेलल ट्रैक फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। ये A है, इधर से B आ रही है बेटा, उसकी लेंथ 4L है, दोनों की स्पीड दे रखी है हमें। ट्रेन A टेक्स 35 सेकेंड लेस टाइम देन B टू क्रॉस द टनल। जब ये क्रॉस करेगा टनल को बेटा
तो ये ऐसा होगा। तो इसने डिस्टेंस क्रॉसिंग कहां से शुरू होगी, यहां से। तो इसने डिस्टेंस कितना, जब डिस्टेंस देखना होता है बेटा तो फ्रंट से फ्रंट लो या फिर बैक से बैक लो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एल बाय एल। तो टाइम टेकन क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। 108 किलोमीटर पर आवर है, बट हमें आंसर यहां पर किस में दिया है बेटा, सेकंड, यहां मीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, अभी ऊपर यूज किया था 30। टी बी वो कितना कवर करेगा बेटा, जब इसको क्रॉस करना है तो ये यहां पहुंच जाएगा बी, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इतना। स्पीड क्या हो जाएगी 72 यानी कि 20। अब कह रहा है ए टेक्स लेस टाइम, कितना, बी से 35 सेकंड कम लेगा। तो जितना बी ने लिया होगा उससे 35 सेकंड कम लिया है। अब सॉल्व करना है। अब एल की वैल्यू क्या दे रखी है, 60L, पुट कर दो। ये 61/30, ये 64L बाय 20, 35। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें बेटा, तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या आ जाती है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। तो हमसे क्या पूछा है, टनल की लेंथ कितनी है, तो वो आ जाएगी 1800। मैं ये सोच रहा हूं कि ये कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर सकते हैं बेटा। नाउ अ पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन ए मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व अनदर ट्रेन बी मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड। एक ये ट्रेन ए है, ये इधर जा रही थी 90 किलोमीटर पर आवर से। 90 किलोमीटर पर आवर को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 25 मीटर पर सेकंड बने। इसमें एक पैसेंजर है, वो ट्रेन बी को इधर जाते हुए देखता है। तो ट्रेन बी कितने टाइम में कवर करती है बेटा, टाइम टेकन बाय बी टू क्रॉस ए इज 8 सेकेंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी 54, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाए। लेंथ ऑफ ट्रेन बी क्या होगी, तो ए को रेस्ट पे कर लो बेटा, ए को किस पे कर लो, रेस्ट पे। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी माइनस ए। अगर मैं बी को -15 लिख दूं तो ए को प्लस लिखूंगा, तो ये कितनी आ जाएगी 40। तो टाइम कितना था बेटा 10। तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, अब क्योंकि ये रेस्ट पे है, ये ट्रेन किस में है बेटा, रेस्ट में, तो ये तो रेस्ट पे आ गया। तो ये ट्रेन कि ये लेंथ एल ही तो कवर करेगा, कितने सेकंड में, 8 सेकंड में। अगर हम कह रहे हैं कि ये ट्रेन इस पैसेंजर को क्रॉस करती है तो ये 8 सेकंड में क्रॉस करती है, तो कितना डिस्टेंस मूव करेगी, एल। स्पीड कितनी है, सॉरी डिस्टेंस बाय टाइम कितना 8, तो एल कितना आ गया 320। ओके, क्लियर है भी। ये माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, लेंथ कितनी आ जाएगी 320। क्या ये बात समझ में आई, इसको हमने रेस्ट पे कर लिया। तो ये ट्रेन कितने सेकंड में क्रॉस कर गई, 8 सेकंड में, कितनी स्पीड से, 40 की स्पीड से। तो लेंथ कितनी हो गई 300। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये थे 1 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन। अब क्या है 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन, और ये सारे किसके ऊपर बेस्ड हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम के ऊपर। किसके ऊपर है, रेनमैन का कोई भी क्वेश्चन इन 54 पेपर में नहीं था, एज पर द बुक्स जहां से हमने ये क्वेश्चन उठाए हैं, 2 बुक से उठाए हैं बेटा। मैक्सिमम स्पीड इन स्टिल वाटर, अब यहां पर आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। टर्मिनोलॉजी, स्टिल वाटर के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है उसे ऐसे लिख देते हैं, बोट इज मूविंग डाउनस्ट्रीम इन अ रिवर फ्लोइंग, रिवर कितने से फ्लो कर रही है, 9 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो नेट वेलोसिटी क्या बचेगी, इन दोनों का सम होगा। डाउनस्ट्रीम यानी कि जिस तरफ रिवर फ्लो कर रही है उसी तरफ बोट मूव कर रही है, तो दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। तो ये 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। मीटर में चाहिए होगा तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मैन इन द बोट थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, तो बेटा इस बोट की जो स्पीड है वो कितनी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर एट रेस्ट ऑन द रिवर बैंक, वो कितनी है बेटा 10। बंदे ने ऊपर की तरफ एक बॉल फेंकी, वो भी कितने से, 10 से, थोड़ी सी जगह कम।
बंदे ने ऊपर की तरफ बॉल फेंकी बेटा, वो भी कितने से, 10 से। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूं तो इस बॉल के पास दो वेलोसिटीज हैं, एक बोट वाली वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल और एक जिसके साथ रिलेटिव देकर हमने ऊपर थ्रो किया। जब आप एक मूविंग बॉडी में से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं तो उसके साथ वो वेलोसिटी अटैच होती है। एक बॉम्ब ऊपर उड़ रहा है, उसने एक पैकेट, जब एक प्लेन ऊपर उड़ रहा है उसने एक बॉम्ब थ्रो कर दिया, रिलीज कर दिया, तो बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी प्लेन की वेलोसिटी के बराबर लेते हैं। तो जब इस बॉल को ऊपर थ्रो किया गया तो इसके पास ये वेलोसिटी तो होगी, साथ में हमने ये दे दी, तो अब इसके पास ये कंपोनेंट है, तो रेंज क्या होगी? रेंज का फॉर्मूला होता है 2ux uy बाय जी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ये तो रेंज कितनी आएगी बेटा? 20 मीटर, 2000 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बतानी है, जल्दबाजी में कहीं 20 लिखकर मत आ जाना बेटा, धोखा मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या कहता है? रिवर फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन विद स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। वेस्ट टू ईस्ट इधर जा रही है बेटा रिवर। इफ अ बोट केपेबल ऑफ मूविंग एट मैक्सिमम स्पीड इन स्टिल वाटर, ये मैक्सिमम स्पीड फिर से डाटा वही है बेटा। क्रॉस अ रिवर इन हाफ अ मिनट वाइल मूविंग, ये मान लो रिवर है, ये रिवर मान ली हमने। इस रिवर को क्रॉस करता है जब वो अपना जो एफर्ट है वो 150 डिग्री पे लगाता है, तो ये एंगल कितना बच गया? 60। ये VBW टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर, देन द विड्थ ऑफ रिवर। तो बेटा अब हमें टाइम पता है, तो टाइम किसके बराबर होता है? ये कंपोनेंट VB cos 60। तो विड्थ मान लो कितनी है? W। तो ये टाइम किसके बराबर होता है? विड्थ डिवाइड बाय कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग विड्थ। हाफ अ मिनट यानी कि 30 सेकेंड। विड्थ निकालनी है, ये कितना है? 27 किलोमीटर पर आवर है बेटा। इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18, 9 पे गया 3 2, 15/2, तो ये है 15/2, cos 60 1/2, तो ये कितनी आएगी? 15 इंटू 30/4, तो ये आ गया 450/4, 1125 मीटर। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 112.5। अब ये इस डेटा का कोई यूज नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब वो इधर क्या है तो हमें जो विड्थ देखनी है, टाइम टू क्रॉस द रिवर इज विड्थ डिवाइड बाय वेलोसिटी अलोंग द विड्थ बेटा। नेक्स्ट देखें, स्पीड ऑफ स्विमर इन 4 किलोमीटर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो बोट की दी हो या फिर स्विमर की, बात तो सेम ही है, स्टिल वाटर में दी है। स्विमर मेक्स हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर फ्लो। अब स्विमर किधर स्ट्रोक कर रहा है बेटा? नॉर्मल टू द रिवर फ्लो कर रहा है, नॉर्मल टू द रिवर फ्लो। तो ये हमारे पास क्या है? VBW। रिवर किधर फ्लो कर रही है? इस तरफ। अब वो किधर निकलेगा? ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है बेटा VB। ये हमारे पास क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट। ये हमारे पास क्या कहलाती है बेटा? ड्रिफ्ट। 750 मीटर। ये कितना है? 1000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर। स्पीड ऑफ रिवर फ्लो पूछा है, तो टाइम दोनों में क्या होता है बेटा? सेम। विड्थ डिवाइड बाय वेलोसिटी अलोंग विड्थ, ये वाली, और ड्रिफ्ट डिवाइड बाय, ये ड्रिफ्ट है, डिवाइड बाय वेलोसिटी अलोंग ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट इधर है, इसके अलोंग वेलोसिटी, विड्थ इधर है, इसके अलोंग वेलोसिटी, ये है। तो ये 1000 है, ये कितना है? 4, अच्छा किलोमीटर पर आवर में ही चाहिए तो ऐसे ही रख लेते हैं। ये 750 है, ये VW। अगर आप इसको काट दें तो ये 4 है, ये 3 है, ये कट गया, तो VW कितना आएगा? 3 आएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो इसके साथ हमारी ये डिस्कशन खत्म होती है बेटा। मैं फिर कह रहा हूं, कई बच्चों ने कमेंट करके कहा कि सर 3 सालों के 5 सालों के करा दीजिए। 3 सालों में बेटा 54 पेपर हो चुके हैं। इसकी वीडियो ही डिस्कस करने में
मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। आप जब इसे खुद से करेंगे फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको 2.5-3 घंटे लग सकते हैं। फिर आपको नीट PYQ भी करने हैं, रिवीजन भी करनी है। टाइम 3-4 महीने बचे हैं बेटा, 25-30 चैप्टर है, सिर्फ फिजिक्स नहीं करनी है, केमिस्ट्री बायोलॉजी भी करनी है। तो टारगेट उतना सा रखो जो आप अचीव कर पाओ और इन क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स कर पाओ, सो दैट कि इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको श्योर शॉट कर पाऊं और सही कर पाऊं। तो आप आराम से 150 प्लस स्कोर नीट में ले सकते हैं, एक बढ़िया पेपर। बात समझ रहे हैं? और अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं, जेई एस्पिरेंट हैं, तो आप आराम से 70 to 80 स्कोर कर सकते हैं एक मॉडरेट पेपर में। जैसे अभी 2026 के जो पेपर हो रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं एवरेज पेपर आ रहे हैं। आपने थोड़े बहुत मेमोरी बेस्ड पेपर देखे भी होंगे, तो उन जैसे पेपर में आप इजीली 70 to 80 स्कोर कर सकते। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था बेटा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जितना आप लाइक बढ़ाएंगे, जितना आप व्यूज बढ़ाएंगे, उतनी ही हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये मेरा आपके साथ वादा है। मैं चाहे जैसे भी टाइम निकालूं, अगर आप लाइक और व्यूज बढ़ाएंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो मैं भी अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूं। ओके बेटा, तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।